नमस्कार दोस्तों, क्या चाइना ने वास्तव में आर्टिफिशियल सन को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है? क्या इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाइना दूसरे देशों में तबाही मचा सकता है? कैसा है रशिया का वो टोरपीडो जो इतनी तेज स्पीड से आगे बढ़ता है कि इसके सामने अमेरिकी नेवल जहाज और सबमरीन्स बिल्कुल बेसहारा नजर आते हैं? आइए डिटेल्स जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रंजीत कुमार जी का सवाल है कि अब तो चाइना ने आर्टिफिशियल सूरज भी बना लिया है। क्या चाइना धरती पर तबाही मचाना चाहता है? क्या इस सूरज को चाइना अपनी मिसाइल्स में भी लगाएगा? देखिए, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एनर्जी पैदा करने के दो तरीके हैं। एक है न्यूक्लियर फिजन जो न्यूक्लियर अटैक में इस्तेमाल होता है, और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन वही तरीका है जिससे हमारा सूरज इतनी गर्मी पैदा कर पाता है। जब कभी न्यूक्लियर फिजन के माध्यम से न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है या न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसमें रेडियो एक्टिव यूरेनियम या प्लूटोनियम के आइसोटोप का इस्तेमाल होता है। जब इन पर न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो यह दो छोटे एटम्स में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस में अपने आप 2 या 3 न्यूट्रॉन्स भी जनरेट होते हैं जो दूसरे यूरेनियम एटम्स को स्ट्राइक करते हैं और इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। इस प्रोसेस में बहुत अधिक एनर्जी रिलीज होती है। इसी एनर्जी और इससे निकले खतरनाक गामा रेडिएशन से ही हजारों लोगों की जिंदगी चली जाती है। धरती पर इससे भी ज्यादा एनर्जी पैदा करने का एक तरीका और है, और वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। वही तरीका जो सूर्य को प्रकाश व गर्मी देता है। इस तरीके से दो हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम एटम का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस में न्यूक्लियर अटैक से भी कहीं ज्यादा एनर्जी पैदा होती है, लेकिन इसके साथ एक समस्या यह है कि इसे शुरू करने के लिए लगभग 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और साथ ही अत्यधिक प्रेशर भी चाहिए। यह प्रोसेस सूरज के अंदर होती रहती है। सूरज के कोर में 500 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन हर सेकंड हीलियम में बदलती है। इसी कारण इतनी ऊर्जा निकलती है कि उसकी गर्मी हमें करोड़ों किलोमीटर दूर पृथ्वी पर भी महसूस होती है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। यह क्लीन फ्यूल है और इसीलिए कई देश यह अत्यधिक तापमान और प्रेशर को तैयार करने में लगे हुए हैं। इससे सूरज की तरह न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू करके खूब सारी ऊर्जा निकाली जा सके। इससे हम बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकेंगे जो पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। चाइना ने इन्हीं रिक्वायरमेंट को तैयार करके दिखा दिया है। चाइना में 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान को भी 101 सेकंड तक अचीव करके दिखाया गया है, जो वास्तविक सूरज के तापमान से भी ज्यादा है। जब यह टेक्नोलॉजी ठीक से मैच्योर हो जाएगी तो इससे काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। साथ ही यूरेनियम की तरह यह रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी नहीं बनाएगा जिससे लोगों की जान चली जाती है। यानी यह एक क्लीन एनर्जी का तरीका है। इस टेक्नोलॉजी के आने से चाइना बाकी देशों से बहुत आगे हो जाएगा। तो क्या आगे चलकर चाइना इस न्यूक्लियर फ्यूजन या आर्टिफिशियल सन को मिसाइल्स पर लगाकर किसी दूसरे देश पर अटैक कर सकता है? तो जवाब है हाँ। चाइना अपनी हर टेक्नोलॉजी से हथियार बनाने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की टेक्नोलॉजी काफी देशों के पास है। भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी है। जब पोखरण में परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की गई थी तो उनमें से एक हाइड्रोजन बेस्ड भी था। इसमें पहले नॉर्मल यूरेनियम या प्लूटोनियम बेस्ड न्यूक्लियर विस्फोट करवाया जाता है जिससे करोड़ों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर व वेरी हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। तब इस कंडीशन का इस्तेमाल न्यूक्लियर फ्यूजन या आर्टिफिशियल सन को बनाने में किया जाता है। तब यह हाइड्रोजन बेस्ड न्यूक्लियर अटैक बन जाता है। वीडियो के अगले भाग में चलते हैं। आशुतोष जी का सवाल है कि क्या सबसे ताकतवर और एडवांस्ड एंटी सबमरीन टॉर्पीडो रशिया के पास है? देखिए, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो सुपर पावर होने का दावा करते हैं। ऐसे देशों में अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है, उसके बाद नंबर आता है रशिया का। अगर कोई सुपर पावर देश किसी ऐसे देश के ऊपर अटैक करना चाहता है जो हजारों किलोमीटर दूर हो तो वहां तक अटैक करने के लिए सिर्फ अपनी एयरफोर्स पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं। ऐसे में काम आते हैं बड़े नेवल जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, और सबसे खतरनाक है पानी में छुपी हुई न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। जिस देश के पास जितने ज्यादा इस तरह के नेवल जहाज होते हैं वही असली सुपर पावर है।
अमेरिका की तरह रशिया के पास भी एक से एक बढ़कर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, तो बहुत बड़े आकार की अकूला व ओस्कर क्लास की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी हैं। इन सबमरीन्स पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लगी हुई हैं जो किसी भी दुश्मन देश पर न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत रखती हैं। दुश्मन के जहाज व सबमरीन्स जो सोनार वेव्स या साउंड वेव्स भेजते हैं जिससे इन सबमरीन्स की लोकेशन को ट्रैक किया जा सके, इनसे अपनी लोकेशन को छुपाए रखने के लिए इन रशियन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के ऊपर खास सोनार वेव्स को एब्जॉर्ब करने वाली टाइल्स लगाई जाती हैं। ये टाइल्स इन सबमरीन्स को स्टेल्थी बना देती हैं। इन ताकतवर सबमरीन्स को ना ही एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से, ना ही लेजर या डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम से निशाना बनाया जा सकता है, ना ही इन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल्स का डर होता है। इन्हें सिर्फ अंडर वाटर मिसाइल्स यानी कि टोरपीडो से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी रशियन और अमेरिकन सबमरीन्स में जिसके पास ज्यादा बेहतर टोरपीडो होंगे वही दुश्मन की सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय कर पाएगा। बात अमेरिका की करें तो अमेरिका के पास मार्क 48 टोरपीडोज हैं जो 50 किलोमीटर तक की रेंज रखते हैं। इनकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक होती है। ये सबसे ताकतवर और सबसे एडवांस्ड टोरपीडो में गिने जाते हैं। अब जरा रशिया के लॉन्ग रेंज के टोरपीडो को भी जान लेते हैं। अमेरिकी टोरपीडो की टक्कर के लिए रशिया के पास फुटलियर टोरपीडो है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर सकता है। इसकी रेंज भी 60 किलोमीटर तक है। लेकिन जैसे रशिया ने मिसाइल्स के मामले में पहले सबसोनिक मिसाइल बनाई, फिर उससे तेज सुपरसोनिक मिसाइल बनाई और अब जिरकोन, किंजल व एवेनगार्ड जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी बना ली हैं, ठीक उसी तर्ज पर रशिया एक से एक पावरफुल टोरपीडो भी बना रहा है। ज्यादातर टोरपीडोज की स्पीड 60 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर तक होती है। यानी इन्हें दुश्मन के नेवल जहाज या सबमरीन्स तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है और इस एक्स्ट्रा टाइम का फायदा उठाते हुए दुश्मन के नेवल जहाज व सबमरीन्स काउंटर टोरपीडो स्ट्रेटेजी जैसे डिकोय सिस्टम आदि को अपनाकर बच निकलते हैं। लेकिन रशिया ने ऐसा टोरपीडो भी बना लिया है जो 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ता है और दुश्मन को काउंटर स्ट्रेटेजी बनाने का मौका ही नहीं देता है। स्क्वेल नाम के इस सुपर कैविटेशन वाले टोरपीडो से पानी में भी इतनी तेज स्पीड हासिल की जाती है। जहां साधारण टोरपीडो में प्रोपेलर्स या पंप जेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहीं स्क्वेल में एक रॉकेट इंजन का इस्तेमाल होता है। इसी रॉकेट इंजन से प्रोपेलर को चलाया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है रॉकेट इंजन से गैस निकलेगी, तो रशियन इंजीनियर्स ने क्या किया कि इन्हीं एग्जॉस्ट गैसेस को रीडायरेक्ट करके इन्हें टोरपीडो के फ्रंट सेक्शन से छोड़ा जाता है। इससे टोरपीडो के चारों तरफ एक एयर बबल बन जाता है। यह एयर बबल पानी के ड्रैग को काफी कम कर देता है और टोरपीडो 350 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को भी हासिल कर लेता है। शुरुआत में इस तरह के टोरपीडो को सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में लॉन्च किया जा सकता था, लेकिन अब रशिया इन सुपर कैविटेशन वाले टोरपीडोस को एडवांस्ड बनाकर काफी मैन्यूवरिंग भी बना चुका है। फिलहाल इनकी रेंज 20 से 25 किलोमीटर तक ही होती है, जिसे बढ़ाकर 100 किलोमीटर तक करने की तैयारी की जा रही है। इन सुपर कैविटेशन वाले टोरपीडोस में एडवांस्ड व हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है ताकि इन्हें जैम ना किया जा सके। अमेरिकन नेवी भी काफी समय से इस तरह का टोरपीडो बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक अमेरिका को इसमें सफलता नहीं मिली है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि रशिया ने ईरान की हेल्प की है ताकि वह भी इस तरह के सुपर कैविटेशन वाले टोरपीडो बना सके। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के आसपास अमेरिकन नेवल जहाजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे रशिया ने न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन्स भी बना लिए हैं जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर दुश्मन के नेवल बेस को न्यूक्लियर अटैक के द्वारा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी डिफेंस संबंधी कुछ सवाल हो तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।